विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14वीं का ऋषिकेश आधुनिक भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग। आज हमारा चैप्टर है स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां यानी अचीवमेंट्स ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आज भी, क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, है ना। 15 अगस्त 1947 को भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अंत हो गया। भारतीय स्वतंत्रता का श्री गणेश हुआ। 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को संविधान सभा का एक विशेष समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पंडित नेहरू ने एक भावपूर्ण ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि भारत के दुर्भाग्य का अंत हो गया है, भारत के दुर्भाग्य का अंत हो गया है, और आशा व्यक्त की कि अब भारत पुनः अपने महान अतीत को प्राप्त कर सकेगा। स्वतंत्रोपरांत जब भारतीयों को स्वयं अपने शासन संभालने का अधिकार प्राप्त हुआ तो विभाजन की विभीषिका के कारण अनेक समस्याएं सुरसा की तरह मुंह बाहें खड़ी थी। भारतीय नेतृत्व ने उन चुनौतियों को स्वीकार किया और अपने सुयोग्य नेतृत्व में भारत के नवनिर्माण कार्य आरंभ किया। ठीक है, क्या क्या समस्याएं, क्या क्या चुनौतियां थी भारत के सामने उस जमाने में? तो सांप्रदायिक दंगों पर नियंत्रण करना था। सांप्रदायिकता अपने चरम पर थी, तो सांप्रदायिक दंगों पर नियंत्रण करना था। रियासतों का एकीकरण करना था, उनका विलय करना था भारत संघ में। कुछ देसी रियासतें, क्या बहुत सारी देसी रियासतें क्या थी, अलग थी, अभी भी भारत संघ में शामिल नहीं थी। उनमें टीरी भी है, टीरी रियासत भी है उनमें, बहुत देर में आती है वो भारत संघ में। तीसरा, भारतीय राज्यों का पुनर्गठन करना था, शरणार्थियों का पुनर्वास करना था। अब आपको बड़ा नॉर्मल सा लगता होगा, क्योंकि आप जो देख रहे हो ना, वो आपको लग रहा है कि यार यही ऐसा ही रहा होगा। नेहरू विहार, कमला मार्केट, पटेल सेस्ट, गांधी विहार, ये नाम क्यों रखे गए हैं बताओ? या ऋषिकेश में कैंप एरिया रखा गया होगा कहीं पर? दरअसल क्या हुआ कि जो हिंदू थे पाकिस्तान में, रातों रात उन्हें वहां से भागना पड़ा, अपनी बड़ी बड़ी हवेलियां, बड़े बड़े कारोबार छोड़कर। ये पता है? पता है ना। दिल्ली में पहुंचे कुछ लोग, दिल्ली में पहुंचे तो भाई बोला गया कि जामा मस्जिद में रखो इन्हें। गांधी जी ने कहा नहीं, यहां भी नहीं रखना, वहां भी नहीं रखना। बड़ी दिक्कतें हुई। उसके बाद कैंप लगाए गए उनके लिए। अगर आप मिल्खा सिंह पिक्चर देखी अगर आपने, तो उसमें दिखेगा आपको, टेंट लगाए गए फिर उनके लिए। क्या किया गया? और फिर थोड़ा सा सिंगल ईंट के मकान और एक अर्धचंद्राकार छत डालकर उनको क्या दे दिए गए? शरण दे दी गई। बोला गया भाई यहां अपना भरण पोषण करो, जो भी करना है। तो भाई बिजनेसमैन थे वो पाकिस्तान के। पाकिस्तान में बड़ी बड़ी हवेलियां थी, लेकिन उन्हें उन मतलब पाशविक जीवन व्यतीत करना पड़ा। वही वो क्षेत्र हैं, अगर आज भी अगर आप कई जगह पर देखेंगे, वही वो क्षेत्र हैं, ऐसे लंबाई में, ऐसे में। ठीक है, तो किसी ने बगल वाला ले लिया तो फिर थोड़ा उसका बड़ा हो गया, यानी पुस्त दर पुस्त वो उन कैंपों पर उनका अधिकार हो गया। उनके नाम के वो पट्टे डाल दिए गए। बड़े बीहड़ इलाके हुआ करते थे, सांप बिच्छू जो भी चीजें थी उस जमाने में, वहां पर उन्होंने डेवलप किया, बिजनेस किया, फिर दोबारा अपने आप को क्या उठाने का प्रयास किया, है ना। तो शरणार्थियों का पुनर्वास बहुत बड़ी समस्या थी। क्या थी? पुनर्वास एक समस्या थी। भारत पाक सीमा का निर्धारण करना था, सैन्य साजो सामान और सैनिकों का विभाजन करना था, नागरिक प्रशासन और संसाधनों का विभाजन करना था, सिंधु नदी जल विवाद की समस्या का समाधान करना था, भाषा संबंधी समस्या सबसे बड़ी समस्या बन के उठ रही थी, जनजातीय समस्या अलग थी, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल, राष्ट्रीय दल तो थे ही, साथ में क्षेत्रीय राजनीतिक दल की भी समस्या थी, भारतीय आम चुनाव 1972 ईस्वी के पूर्व, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ना हमने, फिर क्या हुआ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास पढ़ना है ना, और भारत की विदेश नीति पढ़नी है उसके बाद। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम सांप्रदायिक दंगों पर नियंत्रण पढ़ लेते हैं कि स्वतंत्र भारत के बाद जब देश आजाद हो गया तो क्या हुआ। तो भारत में सांप्रदायिक दंगे मुख्यतः ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अंतर विरोधों की उपज थे। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अंतर विरोधों की उपज थे। कुछ विद्वान इसे मुस्लिम लीग की सीधी कार्यवाही का प्रतिफल मानते हैं। कुछ इतिहासकार हिंदू महासभा द्वारा मुस्लिम प्रतिरोध हेतु गठित की गई निग्रह मोर्चा नामक संगठन को उत्तरदायी ठहराते हैं। भाई मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया स्वरूप कौन सा संगठन उठा हिंदुओं का? हिंदू महासभा। कौन? महामना मदन मोहन मालवीय भी थे, उनके
यहाँ हरिद्वार में भी सम्मेलन होते थे उस जमाने में। तो हिंदू महासभा की एक मुस्लिम प्रतिरोध हेतु गठित की गई एक मोर्चा था जिसका नाम क्या था, निग्रह मोर्चा। कुछ लोग इसको उत्तरदायी ठहराते हैं। महात्मा गांधी द्वारा माउंटबेटन से कहा गया था कि अंग्रेजी तंत्र की फूट डालो और शासन करो की नीति ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है जब मात्र यही विकल्प शेष है कि या तो कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु अंग्रेजी राज ही चलता रहे या फिर भारत रक्त स्नान करे। अवश्य ही भारत रक्त स्नान का सामना करने को तैयार है। गांधी जी ने किससे कहा था? माउंटबेटन। क्योंकि उन्मादी भीड़ को समझाना असंभव सा होता है। आपकी प्रशासनिक दक्षता यही होती है कि आप भीड़ को कैसे कंट्रोल करते हो, क्या प्रलोभन देते हो, क्या किस तरह से उनको तुष्ट करते हो। ये पता है एक स्थिति आएगी एक दिन जब आप ब्यूरोक्रेट होंगे और तब सामने भीड़ होगी और वो भीड़ कैसी होगी? उन्मादी होगी। मारने काटने पर क्या होगी? आमादा होगी। और आपको उसको समझाना पड़ेगा, साम दाम दंड भेद हर चीज से समझाना पड़ेगा कि भाई समझ जाओ, कानून व्यवस्था को बनाए रखो, कानून को अपने हाथ में मत लो। समझ में आया? गांधी जी जिस रक्त स्नान की तरफ संकेत कर रहे थे उसका सर्वाधिक प्रभाव बंगाल के नोआखाली एवं कलकत्ता, बिहार, पंजाब, सिंध तथा दिल्ली पर पड़ा। कहां पर पड़ा? बंगाल के नोआखाली में, कलकत्ता में, बिहार में, पंजाब में, सिंध में, दिल्ली पर पड़ा, जहां लगभग 5 लाख हिंदू और मुसलमान मारे गए, 1.5 करोड़ लोग बेघर हो गए। इन सांप्रदायिक दंगों को रोकने में प्रशासन, पुलिस, सेना भी नाकामयाब रही क्योंकि वे जिस संप्रदाय के से संबद्ध रखते थे उसी की तरफ हो जाते थे। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बड़े नेता राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में उलझे हुए थे। ऐसे में 78 वर्षीय महात्मा गांधी ने अपने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह जैसे अचूक ब्रह्मास्त्रों के सहारे सांप्रदायिक दंगे रोकने का बीड़ा उठाया। सर्वप्रथम नोआखाली पहुंचकर प्रत्येक गांव में हिंदू मुस्लिम ग्राम रक्षा समितियां बनाई। हिंदू मुस्लिम ग्राम रक्षा समितियां बनाई। इन समितियों के हिंदू प्रतिनिधियों का चुनाव मुसलमान तथा मुस्लिम प्रतिनिधियों का चुनाव हिंदू करते थे। नोआखाली पुलिस अधीक्षक श्री अब्दुल्ला से शांति का आश्वासन प्राप्त करके गांधी जी बिहार प्रस्थान कर गए, जहां हिंसा बंद होने तक प्रतिदिन आधे समय तक उपवास की घोषणा की। बिहार में शांति स्थापित हो ही रही थी कि पंजाब और सिंध की हिंसा की खबरों ने एक बार फिर बंगाल में सांप्रदायिकता की अग्नि को प्रज्वलित कर दिया, जिससे आहत गांधी जी ने कहा, अब मेरे पास मात्र मेरा शरीर बचा है जिसे मैं दांव पर लगा सकता हूं। 1 सितंबर 1947 को आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया, किंतु इस अनशन को फॉरवर्ड ब्लॉक के शरद बोस, हिंदू महासभा और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा मुस्लिम लीग द्वारा सांप्रदायिकता के विरोध स्वरूप संयुक्त रक्षक संघ के रूप में कार्य करने के आश्वासन पर ही गांधी जी ने अनशन समाप्त किया। फॉरवर्ड ब्लॉक कहां था? बंगाल में। सुभाष चंद्र बोस, शरद बोस, इस समय किसके हाथ में था? शरद बोस के हाथ में था फॉरवर्ड ब्लॉक। हिंदू महासभा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनका नाम सुना है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या इस देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं रह सकते? क्या नहीं रह सकते? हाँ जी, दिल्ली का मुखर्जी नगर किसके नाम पर है? डॉक्टर मुखर्जी नगर बोलते हैं, किसके नाम पर है मुखर्जी नगर? भाई वहां पे आपको ऐसे ही नाम दिखेंगे, गांधी विहार, नेहरू विहार, पटेल से, है ना। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा मुस्लिम लीग द्वारा सांप्रदायिकता के विरोध स्वरूप संयुक्त रक्षक संघ के रूप में कार्य करने का आश्वासन दिया तो गांधी जी ने अनशन समाप्त किया। इस प्रकार दिल्ली में हिंसा की समाप्ति हेतु 13 जनवरी 1948 को आमरण अनशन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने पाकिस्तानियों को संदेश दिया कि यदि हिंदुओं का नरसंहार नहीं रुका तो 10 गांधी मिलकर भी मुसलमानों को बचा नहीं पाएंगे। क्या नहीं पाएंगे? 10 गांधी भी मिलकर मुसलमानों को बचा नहीं पाएंगे। अरे भैया क्या हो रहा था पाकिस्तान में, बवाल जिसे बोलते हैं। जहां हिंदू दिख रहा था हत्याएं, बलात्कार, ये बस तांडव चल रहा था जिसे बोलते हैं, है ना। गांधी जी ने उपवास तोड़ते हुए कहा, यदि दिल्ली संभल गई हो तो मैं पाकिस्तान जाना चाहूंगा, किंतु 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या हो गई। 30 जनवरी 1948 याद रखना है आप। इस प्रकार इनके कृत्यों से प्रभावित होकर लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा, जो कार्य हजारों हथियारबंद सैनिक नहीं कर सकते थे
उसे गांधी जी ने अकेले कर दिखाया। माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा से विभूषित किया। तो वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा गांधी जी को? आंसर माउंटबेटन ने कहा। फिर एक दूसरी समस्या थी रियासतों का एकीकरण और विलय। रियासत, ये तो बहुत सस्ते में समझा दिया आपको इतना सा कि ऐसा हुआ और वैसा हुआ, लेकिन बड़ा बवाल हुआ था भाई, साफ और सीधी बात। ठीक है, रियासतों का एकीकरण एवं विलय। स्वतंत्रता के समय भारत के अंतर्गत 3 तरह के क्षेत्र थे। एक ब्रिटिश भारत का क्षेत्र था, एक देसी रियासतें थी, और तीसरा था फ्रांस और पुर्तगाल के औपनिवेशिक क्षेत्र। जब देश आजाद हुआ तो भारत में कितने तरह के क्षेत्र थे? 3 तरह के। एक तो ब्रिटिश भारत बोलते हैं, जो ब्रिटिशर्स के कब्जे में थे। एक प्रिंसली स्टेट्स, देसी रियासतें थी, जैसे टिहरी की रियासत अपनी एक स्वतंत्र रियासत थी, ऐसे कई रियासतें थी देश में। ऐसे ही फ्रांस और पुर्तगाल के औपनिवेशिक क्षेत्र। फ्रांस मतलब पुदुचेरी वाला पार्ट, पुर्तगाल मतलब गोवा वाला, दमन एंड दीव, है ना, दादर नागर हवेली, समझ रहे हो? इन सभी क्षेत्रों को राजनीतिक इकाई के रूप में एकीकृत करना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का घोषित लक्ष्य था। भारत सरकार ने समय के साथ इन लक्ष्यों को हासिल कर लिया, कमोवेश हासिल कर लिया। भारत में कुल 562 रियासतें स्वतंत्रता के समय विद्यमान थी। 562, कितनी? 562। इन रियासतों को अंग्रेजी सरकार से जो संबंध थे उन्हें सर्वोच्चता यानी पैरामाउंसी की संज्ञा दी गई थी। किसकी? उन्हें सर्वोच्चता यानी पैरामाउंसी की संज्ञा दी गई थी। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से ये रियासतें आंतरिक मामलों में स्वतंत्र थी, किंतु वास्तविक रूप से उन पर अंग्रेजी शासन का नियंत्रण था। जब अंग्रेज शासक भारत से जाने लगे तो उस समय अपनी सर्वोच्च सत्ता को समाप्त कर देसी रियासतों को स्वतंत्र कर गए। देसी रियासतों को स्वतंत्र कर गए। उनकी धारणा यही थी कि स्वतंत्र भारत छोटी छोटी इकाइयों में बटा रहकर इतनी शक्ति कभी संगठित ही ना कर पाए कि इंग्लैंड के सैनिक और आर्थिक चंगुल से पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाए। ऐसी विषम परिस्थितियों में रियासतों का भारत में विलय करना सरल नहीं था। इस कार्य में 2 प्रमुख बाधाएं थी। पहला, रियासतों द्वारा स्वयं को पूर्ण स्वतंत्र घोषित करने की इच्छा। रियासतों द्वारा स्वयं को पूर्ण स्वतंत्र घोषित करने की इच्छा। और दूसरा, भारत तथा पाकिस्तान दोनों में से किसी एक के साथ सम्मिलित होने की स्वतंत्रता थी। ये पाकिस्तान में भी मिल सकते थे और भारत में भी। वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी असाधारण और अप्रतिम योग्यता का परिचय देते हुए रियासतों की इच्छा और स्वतंत्रता को राष्ट्रीय पक्ष में मोड़ दिया। उनके इस कृतित्व के कारण कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें लौह पुरुष की नाम से अभिहित करता है। किस नाम से? लौह पुरुष। राष्ट्रीय अस्थायी सरकार में 27 जून 1947 को सरदार पटेल ने नवगठित रियासत विभाग का अतिरिक्त कार्यभार संभाला और वीपी मेनन को अपना मुख्य सहायक सचिव बनाया। कौन? ये 2 नाम याद रखने हैं आपने, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन। कितना काम करना पड़ा होगा सरदार जी को, पटेल जी को, ये समझते हैं आप? जब इनकी आप फोटो देखेंगे तो वो डिप्रेशन और वो एंजाइटी, जो डिप्रेशन होता है वो उनकी आंखों में दिख सकता है आपको। इतनी यात्राएं करनी पड़ी, इतनी बातचीत करनी पड़ी, इतना लिखत पढ़त करनी पड़ी कि ज्यादा लंबा समय नहीं रह पाए पटेल। पिक्चर बनी है पटेल जी पर एक, उसको देखिएगा। हो सकता है आप बोर हो, लेकिन उसको ढंग से अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लौह पुरुष क्यों कहा जाता उन्हें। वीपी मेनन को अपने मुख्य सहायक सचिव बनाया। इस विभाग की ओर से रियासतों से यह अपील की गई थी कि 3 विषयों, क्या? विदेशी संबंध, सेना एवं संचार रहित भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए प्रवेश पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर हस्ताक्षर कर दें। जो नवगठित रियासत विभाग था, इसने रियासतों से अपील की कि 3 विषयों, कौन कौन से? नंबर 1 विदेशी संबंध, नंबर 2 सेना, और नंबर 3 संचार रहित भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए प्रवेश पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर हस्ताक्षर कर दें। पटेल ने दबे तौर पर रियासतों को यह धमकी भी दी कि वे रियासत की बेकाबू हो रही जनता को नियंत्रित करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। 15 अगस्त के बाद सरकार की शर्तें और कड़ी हो जाएंगी। सरदार पटेल के दृढ़ निश्चय और बीपी मेनन एवं राजाओं की परिषद
यानी चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर महाराजा पटियाला के अपूर्व सहयोग से 15 अगस्त 1947 तक प्राय सभी भारतीय राज्यों ने भारत में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया, लेकिन भोपाल, मणिपुर, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, इन रियासतों के विलय की मुख्य समस्या थी। वैसे तो आप तीन ही जानते हैं, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, लेकिन आपको बता दूं भोपाल और मणिपुर भी है। कौन कौन से? भोपाल, मणिपुर, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद। क्लियर हो गया? अब जूनागढ़ रियासत, काठियावाड़ राज्य, गुजरात वाला जो राज्य है, गुजरात काठियावाड़ राज्यों में जूनागढ़ सबसे प्रमुख रियासत थी। यहाँ के नवाब मोहम्मद महाबत खान तृतीय, बाबी राजवंश। कौन सा राजवंश? बाबी राजवंश। यहाँ की अधिकांश प्रजा हिंदू थी, लेकिन जो नवाब था वो क्या था? मुसलमान था। मोहम्मद महाबत खान तृतीय। नवाब ने मुस्लिम लीग के नेता सर शाहनवाज भुट्टो, बेनजीर भुट्टो का पापा मेरे ख्याल से, शाहनवाज भुट्टो के राज्य के मंत्रिमंडल में दीवान की जगह दे दी। नवाब ने मुस्लिम लीग के नेता सर शाहनवाज भुट्टो को राज्य के मंत्रिमंडल में दीवान की जगह दे दी। भुट्टो राज्य का कार्यभार संभालते ही नवाब को पाकिस्तान में शामिल होने के लिए दबाव बनाने लगा, किंतु जूनागढ़ के नवाब का रवैया जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत के खिलाफ था। भारतीय नेताओं ने जूनागढ़ को आर्थिक रूप से काट दिया। नवाब भयभीत होकर पाकिस्तान भाग गया। पटेल ने पाकिस्तान से जूनागढ़ में जनमत संग्रह, इसको हाईलाइट कीजिए, प्लेबिसाइट। क्या बोलते हैं इसको? हाँ जी, प्लेबिसाइट, जनमत संग्रह कराने की मांग की। अतः भारतीय फौजों और पाबंदियों के दबाव में जूनागढ़ में 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह कराया गया। 91% लोगों ने भारत में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की। इस प्रकार जूनागढ़ का भारत में विलय हो गया। तो जूनागढ़ जो भारत में आया वो किसकी वजह, वो उसका जो तरीका था वो क्या था? प्लेबिसाइट, यानी जनमत संग्रह। मतलब वोट कराए जाते हैं, जनता से पूछा जाता है। 91% जनता ने कहा हमें भारत में रहना है। 9% लोगों ने कहा हमें कहां जाना है? पाकिस्तान जाना है। मणिपुर रियासत, देसी रियासतों में भारत के उत्तर पूर्व में एक और देसी रियासत मणिपुर थी। जबकि देसी रियासतों का विलय किया जा रहा था, तब मणिपुर के शासक बोध चंद्र सिंह ने अपनी रियासत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रखने के पक्ष में था। सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोध चंद्र सिंह को मनाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी बात पर अडिग रहा। दूसरी ओर मणिपुर की जनता भारत में शामिल होने के पक्ष में थी। अतः पंडित जवाहरलाल नेहरू और सार्वभौमिक मतदान कराया गया, जिसमें 99% वोट भारत में विलय के पक्ष में आए, जिसके आधार पर मणिपुर रियासत को 21 सितंबर 1949 को भारत में विलय कर दिया गया। क्लियर हो गया? भोपाल, जो कि पार्वती और बेतवा के बीच में है, एक रियासत थी बड़ी, भोपाल रियासत। आजादी के समय में भारत में शामिल नहीं होने वाली रियासतों में भोपाल भी शामिल था। भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान मुसलमान था, लेकिन वहां की अधिकांश जनता क्या थी? हिंदू थी। नवाब की, हमीदुल्ला खान का नाम याद रखना भोपाल का। कौन? हमीदुल्ला खान से क्वेश्चन बना हुआ। नवाब की मुस्लिम लीग के नेताओं से घनिष्ठ मित्रता थी। नवाब कांग्रेस के प्रबल विरोधी था। नवाब ने माउंटबेटन को अपने इरादे बता दिए थे, लेकिन बाद में वो ये कहते हुए भारत में शामिल हो गया कि कोई भी रियासत अपने करीबी स्वतंत्र उपनिवेश में भाग नहीं सकती। 1949 में नवाब ने कई अन्य रियासतों की राह पर चलते हुए भारत में विलय पर प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। 562 रियासतों को भारत संघ में मिलाना छोटा मोटा काम नहीं था भाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन को बुला नहीं सकते आप, और साथ में इनको भी नहीं बुला सकते, महाराजा पटियाला, इन्होंने सहयोग किया उस समय। समझ में आ रहा है? जम्मू कश्मीर की सीमा भारत तथा पाकिस्तान दोनों से मिलती थी। यहाँ की 75% जनसंख्या मुस्लिम थी, किंतु राजा हरि सिंह क्या थे? हिंदू थे। वह अपना राज्य को भारत या पाकिस्तान दोनों से स्वतंत्र रखना चाहते थे, क्योंकि वह भारत के लोकतंत्र और पाकिस्तान के संप्रदायवाद दोनों से बचना चाहते थे। भारतीय नेता चाहते थे कि कश्मीर की जनता ही निर्णय ले कि वह भारत के साथ जुड़ना चाहती है या पाकिस्तान के साथ।
पर पाकिस्तान शुरू से ही जनमत संग्रह के सिद्धांत को मानने से इनकार करता रहा और कश्मीर के मामले में भी उसने इसी प्रकार की अदूरदर्शितापूर्ण का परिचय दिया। 22 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अपने सेना पठान कबायलियों के वेश में कश्मीर में भेज दिए, जो तेजी से कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की ओर बढ़ने लगे। 24 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने अपने मुख्यमंत्री मेहर चंद महाजन के माध्यम से भारत से सैनिक सहायता की अपील की, किंतु अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत भारत तभी अपनी सेना कश्मीर में भेज सकता था जब राज्य का औपचारिक विलय भारत में हो चुका हो। क्या हो चुका हो? कबायलियों का आक्रमण हो गया यार, और कबायली नहीं थे, वो कौन थे? पाकिस्तानी सेना थी, कबायलियों के वेश में आ गई, कहां? श्रीनगर तक आ गई। घबराकर महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947, डेट याद रखनी है आपने, 26 अक्टूबर 1947 को भारत के विलय संबंधी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए। 27 अक्टूबर 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे मंजूरी दी और उसी दिन भारतीय सेना ने श्रीनगर समेत कश्मीर के बड़े भाग पर पाकिस्तानी सेना को बाहर खदेड़ दिया। 31 अक्टूबर 1947 को एक अस्थायी संकटकालीन शासन का निर्माण किया गया। शेख अब्दुल्ला को इसका प्रधान नियुक्त किया गया। इसी बीच भारत एवं पाकिस्तान के बीच व्यापक युद्ध होने की आशंका से भारत सरकार ने माउंटबेटन की सलाह पर कश्मीर समस्या को 1 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भेज दिया। यह ब्लंडर था नेहरू का। यूएनओ में ले जाकर आपने एक छोटी लड़ाई को बहुत बड़ा कर दिया। पूरे वर्ल्ड की उस पर क्या हो गई? निगाह आ गई। इस पर निपटा जा सकता था, लेकिन माउंटबेटन की सलाह मान ली गई और यह सलाह क्या थी? बिल्कुल गलत थी। परिषद के एक प्रस्ताव से 31 दिसंबर 1948 को दोनों देशों की सेनाएं जहां पर थी उसे ही नियंत्रण रेखा घोषित करके युद्ध विराम स्वीकार कर लिया गया तथा राज्य का विभाजन नियंत्रण रेखा के साथ ही हो गया। बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के एक प्रस्ताव के अंतर्गत कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाना इस शर्त के साथ तय हुआ कि पाकिस्तान तथाकथित आजाद कश्मीर में अपनी सेना वापस बुलाएगा, किंतु पाकिस्तान के अड़ियल रवैये के कारण ऐसा नहीं हो सका। आज तक पाकिस्तान ने तथाकथित आजाद कश्मीर से अपनी सेना वापस नहीं बुलाई है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, समझ रहे हो? जो भारत के मैप में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर दिखाया जाता है वो जगह है जहां पर उस समय क्या सेना जहां पर थी, बस वो स्थिति बन गई और उसको क्या करना है? वो भारत का हिस्सा है। क्या है? भारत का हिस्सा है। बाकी ये सब इन लोगों के निकल चुके हैं। क्या कथनी करनी में बड़ा अंतर है, आप देख ही रहे होंगे, है ना। उसके बाद हैदराबाद, भाई हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। सबसे बड़ी रियासत को हाईलाइट करना आपने, जो पूर्णतः भारतीय भूभाग के अंदर स्थित थी। 15 अगस्त 1947 को हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान आसफ जहां 7th, उस्मान अली खान आसफ जहां 7th ने भारत संघ में शामिल होने से मना कर दिया। निजाम ने पाकिस्तान से प्रोत्साहन पाकर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने का दावा पेश किया, साथ ही अपनी सेना का विस्तार भी करने लगा। निजाम अपनी स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता के लिए कुख्यात था। रियासत की 80% हिंदू जनता सांस्कृतिक दमन का शिकार थी और धर्म तथा भाषा को थोपा जा रहा था। जबरदस्ती उर्दू को राजभाषा बना दिया गया था। इसके अतिरिक्त हैदराबाद के निजाम तथा अधिकारियों की सांठगांठ से एक उग्रवादी मुस्लिम संगठन मजालिस इत्तेहाद उल मुसलमीन, इसको हाईलाइट कीजिए, मजालिस इत्तेहाद उल मुसलमीन और उसके अर्धसैनिक अंग रजाकारों ने निजाम के विरुद्ध संघर्ष करने वाली जनता पर आक्रमण करके भयभीत करना शुरू कर दिया। परिणामतः हैदराबाद की जनता ने निजाम के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 7 अगस्त 1947 को निजाम ने जनतंत्र की मांग के लिए एक शक्तिशाली सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हैदराबाद रियासत कांग्रेस ने किया, किंतु सत्याग्रहियों पर अत्याचार किया जाने लगा। साथ ही उन पर रजाकारों ने आक्रमण शुरू कर दिए। रजाकार आज भी दिखेंगे, कुछ नेताओं के रूप में आपको वहां के रजाकार दिख जाएंगे हैदराबाद के। समझ रहे हो कहां बताना चाह रहा हूं? रजाकारों ने आक्रमण शुरू कर दिया। अंततः इस विस्फोटक परिस्थिति में भारतीय सेना ने 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद में प्रवेश किया। 3 दिनों के बाद ही 17 सितंबर 1948 को निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। भारतीय सेना की इस कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो की संज्ञा दी गई। क्या दी गई? ऑपरेशन पोलो हैदराबाद।
क्योंकि उस समय हैदराबाद में विश्व का सबसे अधिक 17 पोलो के मैदान थे। पोलो समझते हैं, घोड़े पर बैठकर खेला जाता है पोलो। इस प्रकार नवंबर 1948 में हैदराबाद ने भारतीय संघ में विलय का स्वीकार कर लिया। वरना यार गड़बड़ हो जाता है, देश के अंदर एक दूसरा देश होता, हैदराबाद, पासपोर्ट बनाना पड़ता, वीजा लगाना पड़ता। जैसे साउथ अफ्रीका में नहीं है दो देश, लिसोथो और कौन कौन से हैं अफ्रीका के दो देश, कौन कौन से हैं भाई नीचे? एक की कैपिटल स्वाजीलैंड, एक की कैपिटल मवाबने है, एक की कैपिटल है नहीं मासेरू, एक की कैपिटल मासेरू है। किसकी है मासेरू कैपिटल? लेसोथो की कैपिटल मासेरू है, एक की कैपिटल साउथ अफ्रीका के अंदर, एक तो बिल्कुल ही अंदर है, बिल्कुल लैंडलॉक कौन सा है? बिल्कुल लेसोथो। क्या कैपिटल है? अच्छा लग रहा है वो, देश के अंदर देश। ऐसे ही हैदराबाद भी होता। पुलिस कार्रवाई भी की गई। आज भी आपकी आईपीएस की ट्रेनिंग जो होती है वो कहाँ होती है? पुलिस अकादमी हैदराबाद में होती है। पटेल की देन है। सेना के डायरेक्ट एक्शन को युद्ध माना जाता। क्या माना जाता? युद्ध माना जाता। सेना को हम एकदम नहीं लगा सकते ऐसे। तो पीएसी इसकी देन है, पटेल जी की देन। क्या होता है पीएसी के पास? डंडे होते हैं। क्या होते हैं? रजाकारों को कूटा गया ढंग से। फिर क्या बोलना, पीएसी नहीं देखती फिर कि सिर है कि पैर है। फिर तो, और पीएसी नेम प्लेट भी नहीं होता, कभी ध्यान देना। कभी जब आप पीएसी को देखोगे तो नेम प्लेट नहीं होता। सब पे हेलमेट होते हैं, सबके पास एक ढाल होती है, डंडा होता है, डंडे पे बढ़िया डंडा होता है, बेत जिसको बोलते हैं, जहां पे अगर पीठ पे पड़ गया तो वहां से खाल निकलनी है, तय है ये। पहले नीला पड़ेगा, फिर काला पड़ेगा, फिर वहां से खाल निकलेगी। समझ में आया? और उनको बड़ी कठिन परिस्थितियों में रखा जाता है, और जितना हम कठिन परिस्थितियों में रखते हैं उतने वो एग्रेसिव होते हैं, और उनको ऑर्डर मिलने की देर होती है। सुबह से लेके शाम तक आप लगे हुए थे, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कब तक करोगे? बस जैसे ही ऑर्डर मिलता है उसके बाद कुटान शुरू होता है। 5 मिनट में भीड़ तितर बितर, रफा दफा, खत्म। किससे टकराओगे यार? तुम सरकार से टकराओगे क्या? ठीक है भाई। इसके बाद फ्रांसीसी क्षेत्र है, उसके बाद पुर्तगाली क्षेत्र है। ये बता देता हूं मैं, फ्रांसीसी क्षेत्र में क्या हुआ। फ्रांसीसी एरिया में क्या हुआ? आजादी के पूर्व संध्या पर लगभग 515 वर्ग किलोमीटर का भारतीय भूभाग फ्रांसीसियों के अधीन था। मछलीपट्टनम, कोझिकोड, सूरत के लॉज, चंद्रनगर की बस्ती, पौंडीचेरी, यनम, माहे, कराईकाल के जिले। भारतीय संघ को प्रोत्साहित करने के लिए फ्रांस की सरकार ने अक्टूबर 1947 में भारत स्थित अपने व्यापारिक केंद्र मछलीपट्टनम, कोझिकोड और सूरत के लॉज भारतीय संघ को समर्पित कर दिए। अन्य क्षेत्रों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए 1948 ईस्वी में भारत एवं फ्रांस के मध्य एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार भारतीय फ्रांसीसी नागरिक एक चुनाव द्वारा अपनी राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। परिणाम स्वरूप चंद्रनगर का शासन 26 जून 1949 को भारत सरकार को सौंप दिया गया। इसको सौंप दिया गया। आज भी अगर आपको फ्रेंच सीखनी हो ना, कहां सीखने जाओगे? पुदुचेरी। बेस्ट जो फ्रेंच सिखाई जाती है वो कहां सिखाई जाती है? और फिर वहां पे आपको योग भी सीखने को मिलेगा। ऑरोविलो आश्रम कहाँ है? पुदुचेरी में। अरविंदो घोष पढ़े हैं ना आपने? लाल बाल पाल के साथ अरविंदो घोष भी थे, जो क्या थे? उग्रवादी थे। उग्रवादी मतलब उग्र विचारधारा के व्यक्ति थे, लेकिन थे क्या? योगी। तो अरविंदो घोष, ऑरोविलो आश्रम कहाँ मिलेगा? पुदुचेरी। एक उसका छोटा सा एक पार्ट, मेरे ख्याल से एक ब्रांच शायद रायवाला में भी है। चलो, देखा था मैंने हल्का सा ऐसा। तो 26 जून 1949 को भारत सरकार को सौंप दिया। 1 अक्टूबर 1954 ईस्वी को पश्चिम बंगाल राज्य के साथ विलय कर दिया गया। एक लंबी संधि वार्ता के पश्चात 1 नवंबर 1954 में पुदुचेरी, यनम, माहे, कराईकाल के परिक्षेत्र स्वतंत्र भारत के साथ एकीकृत कर दिए गए। 1962 ईस्वी में पेरिस संसद ने भी इस विलय को मान्यता प्रदान कर दी। इसके साथ ही भारतीय भूमि पर से फ्रांसीसियों का 191 वर्ष पुराना शासन समाप्त हो गया।
चंद्रनगर 26 जून 1949 को हस्तांतरित हुआ। बाकी पुदुचेरी, कराईकाल, यनम और माहे, माहे जो है वो केरल वाली साइड में है, इस तरफ मालाबार कोस्ट में है। यनम जो है वो आंध्र प्रदेश वाली साइड में है, कराईकाल तमिलनाडु में है, पुदुचेरी भी तमिलनाडु में। ये सब 1 नवंबर 1954 को क्या हुए, चंद्रनगर जो है वो पहले हो गया था 26 जून 1949 को। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद पुर्तगीज क्षेत्र, पोर्चुगीज जो एरिया था, आपको पता ही है यार, पुर्तगाली पहली शक्ति है, व्यापारिक शक्ति जो भारत आई थी। वास्को डिगामा आया था, उससे पहले बार्थोलोमियो डियाज आया था, वो साउथ अफ्रीका से ही वापस हो गया था, केप ऑफ गुड होप से। उसी का अनुसरण करते हुए वास्को डिगामा चला पुर्तगाल से, केप ऑफ गुड होप पहुंचा, केप ऑफ गुड होप से वो मालाबार कोस्ट में पहुंचा। राजा था जमोरिन कालीकट का, उसने उसको मसाले दिए, 60 गुना प्रॉफिट हुआ। इस प्रकार पुर्तगाली भारत आने के लिए क्या हुए, प्रोत्साहित हुए। भैया 60 गुना का प्रॉफिट है। अगर आपको भी पता चल जाए यार 100 रुपए लगा के कितने मिलेंगे, 6,000 रुपए मिलेंगे, या 1 लाख रुपए लगा के 60 लाख मिलेंगे, नहीं लगाओगे क्या? लगाओगे ना। तो 60 गुना प्रॉफिट हुआ तो आगे पुर्तगाली। 1510 में बीजापुर छीन लिया उन्होंने, सॉरी गोवा छीन लिया बीजापुर से। बीजापुर की आदिल शाही चल रही थी। क्या चल रही थी? आदिल शाही। कौन सा आदिल शाह? यूसुफ आदिल शाह, है ना। गए का भी है 61 में। सबसे पहले आए पुर्तगाली और सबसे देर में गए भारत से। अंग्रेजों को तो भगा दिया हमने, पुर्तगालियों को नहीं भगा पाए। पुर्तगालियों को भगाने में 61 तक का इंतजार करना पड़ा हमें। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संघ का सपना तब तक पूर्ण नहीं हो सकता था जब तक कि भारतीय उपमहाद्वीप में पुर्तगाली परिक्षेत्र उसमें शामिल न किया जाता। ये क्षेत्र कौन कौन से थे? गोवा, दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली। इसके लिए भारत ने पुर्तगाल से अनुरोध किया कि भारतीय उपमहाद्वीप के पुर्तगाली प्रदेशों को भारतीय संघ में सम्मिलित कर दिया जाए, किंतु पुर्तगाल ने अपने भारतीय परिक्षेत्रों की संप्रभुता पर बातचीत करना ही अस्वीकार कर दिया। पुर्तगीज परिक्षेत्र की जनता गोवा कांग्रेस कमेटी के संस्थापक और गोवा राष्ट्रीय आंदोलन के पिता त्रिस्ताओ ब्रगंजा कुन्हा के नेतृत्व में मुक्ति के लिए 1928 से ही संघर्ष कर रही थी। 1947 ईस्वी के बाद यह संघर्ष सशस्त्र विद्रोह के रूप धारण कर लिया। गोवा राष्ट्रीय आंदोलन का पिता कौन था, ये याद कर लेना, क्वेश्चन बना हुआ। त्रिस्ताओ ब्रगंजा कुन्हा, त्रिस्ताओ ब्रगंजा कुन्हा, ठीक है। पुर्तगीज सरकार ने दमनात्मक कार्रवाई तेज कर दी, फिर भी स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने संगठन यूनाइटेड फ्रंट को याद करना पड़ेगा आपको। संगठन का नाम क्या था? यूनाइटेड फ्रंट की सहायता से 22 जुलाई 1954 को दादरा, 29 जुलाई 1954 को नारोली और 2 अगस्त 1954 ईस्वी को नागर हवेली को मुक्त कर दिया। 1954 से 1961 तक यह प्रदेश लगभग स्वतंत्र रूप से कार्य करता रहा, जिसे स्वतंत्र दादर नागर हवेली प्रशासन ने चलाया, किंतु 11 अगस्त 1961 को यह प्रदेश भारतीय संघ में शामिल हो गया। तब से भारत सरकार एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका प्रशासन कर रही है। 15 अगस्त 1955 ईस्वी में गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए 3000 सत्याग्रहियों ने अहिंसक आंदोलन शुरू किया और जनता ने जनमत संग्रह की मांग की, परंतु पुर्तगाली सेनाओं ने निहत्थी जनता पर गोली चलाकर भारत सरकार को हस्तक्षेप के लिए मजबूर कर दिया। परिणामतः भारतीय सेना पुर्तगाली परिक्षेत्र में घुसकर 18 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय, ये याद करना पड़ेगा आपको, ऑपरेशन विजय डेट याद करनी पड़ेगी, 18 दिसंबर 1961 कार्रवाई की। 36 घंटे से ज्यादा का वक्त तक जमीनी, समुद्री और हवाई हमले हुए। पुर्तगाली सेना ने बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया। 19 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन एंड दीव मुक्त करा दिया गया। इसी तिथि को तीनों को सम्मिलित करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 30 मई 1987 ईस्वी को 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा को 25वां प्रांत बना दिया गया। 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 याद करना पड़ेगा। 36 सिक्किम 56 गोवा, 36 सिक्किम 56 गोवा। तो 56वें संविधान संशोधन 1987 द्वारा गोवा को भारत का 25वां प्रांत बना दिया गया। दमन एंड दीव को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इस प्रकार भारत संघ पूरी तरह से न सही, काफी हद तक उस प्राकृतिक सीमा को प्राप्त कर लिया जिसका वर्णन प्राचीन महाकाव्यों तथा विष्णु पुराण में मिलता है, जिसमें क्या कहा गया है? उत्तरम
यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारत नामा नाम नामा भारती यत्र संतति। जो संतति है यहाँ की वो क्या है? भारती। अर्थात समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वह भारत देश है और वहां की संतानें क्या कहलाती हैं? भारती। क्या कहलाती हैं? भारती। अब अगला काम है राज्यों का। अगला काम था उस समय क्या? भारतीय राज्यों का पुनर्गठन करना, यानी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। इसको अगले लेक्चर में बताऊंगा।